मारवा हाउस के बाहर प्रीति प्रीति की कार रुक चुकी थी। उसने जल्दी से गाड़ी को पार्क किया और फिर अपनी गाड़ी में से मीरा वाली फाइल अपने हाथों में लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसके दिल की बेचैनी अभी कम ही नहीं हुई थी, क्योंकि एक बार फिर उसने अनिका को कॉल लगाया, लेकिन अब भी नंबर बंद आ रहा था। ये सोचकर प्रीति के माथे पर पसीने आने लगे। अब वह मन में बुदबुदाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। अनिका दी, तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस मैं यही दुआ करती हूँ। इतना कहकर और सोचकर वह मारवा हाउस के अंदर एंट्री करती है। नौकर चाकर उठ चुके थे, अपने काम में रोज़मर्रा के काम में व्यस्त हो चुके थे। वहीं दादी माँ, जो कि अभी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन इस पर भी अब भी प्रीति का कोई ध्यान नहीं था। उसका तो बस अनिका के बेडरूम की तरफ ध्यान था और उसी तरफ बढ़ रही थी। दादी ने प्रीति को आवाज़ भी लगाई, लेकिन उस तरफ भी प्रीति का कोई ध्यान नहीं था। वह अपने ही ध्यान और अपनी मगन में आगे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं मल्होत्रा मैंसन, श्वेता का बेडरूम। कमरे के अंदर लक्ष्य चुपचाप अंदर आकर खड़ा हो गया। सामने श्वेता भी गहरी नींद में थी। लक्ष्य ने हाथ बांधकर उसे देखा, फिर मुस्कुराया। इतना भी कोई सोता है क्या, उसने कहा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला, क्योंकि श्वेता सचमुच दुनिया से बेखबर सो रही थी। लक्ष्य धीरे से उसके बेड के पास बैठ गया। उसने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में प्यार था, सुकून था और थोड़ी सी शिकायत भी थी। 6 महीने, वह धीरे से बोला। पूरे 6 महीने हो गए हैं श्वेता, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। तुम तो भूल ही गई थी कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन आप कहे मुताबिक बहुत जल्द मैं घोड़ी और बारात के साथ तुम्हें अपनी रानी, अपनी दुल्हन, अपनी डोली में बैठाकर अपने घर लेकर जाऊंगा। ये सोचकर उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज पूरा हिसाब होगा। आज से अभी से स्टार्ट करूंगा। पूरे 6 महीने जैसे तूने मुझे तड़पाया है, मुझे सताया है, बिल्कुल वैसे ही मैं सताऊंगा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक शरारत आइडिया आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन किया और श्वेता की अलग अलग तस्वीरें खींचने लगा। कभी उसकी सोती हुई फ़ोटो, कभी तकिए को पकड़कर सोने वाली फ़ोटो, कभी उसके खुले बालों वाली फ़ोटो। 5 मिनट बाद लक्ष्य खुद ही हंसते हंसते पागल होने लगा, क्योंकि सोती हुई श्वेता इतनी नौटंकी करती हो उसे नहीं पता था। क्योंकि जब से आया था वह अलग अलग एंगल से सोने की कोशिश कर रही थी, या ये कहा जाए वह बिल्कुल एक तरीके से सो नहीं रही थी। हर बार कुछ मिनट में ही अपनी पोजीशन को चेंज कर रही थी। बस अब ये शादी के बाद ब्लैकमेल करने का काम आएंगी, इतना कहकर वह डेविल स्माइल देने लग जाता है। तभी श्वेता नींद में ही करवट बदली और अगले ही पल उसका हाथ सीधे लक्ष्य के हाथ पर आ गया। दोनों के बीच अचानक कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लक्ष्य की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें सिर्फ श्वेता को देख रही थी। वह धीरे से बोला, तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पल पल तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। उसी समय श्वेता की आंखें धीरे धीरे खुली, क्योंकि एक अजीब सा एहसास, एक छूने का एहसास उसे होने लगा था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने सामने लक्ष्य को देखा और अगले ही पल वह बिस्तर से सीधा दूसरी तरफ देखने लगी। लेकिन दूसरे ही पल वह फिर से देखने लगी, क्योंकि उसके हाथ अब भी महसूस कर रहे थे, क्या यहाँ पर लक्ष्य है। एक पल के लिए उसे सपना लगा, क्योंकि वह सपने में लक्ष्य को ही देख रही थी, सोच रही थी, उससे बातें कर रही थी, उसके ख्यालों में खोई हुई थी। लेकिन ये वास्तविकता है, उसे समझ नहीं आया। लक्ष्य हंस पड़ा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। झट से अब श्वेता जैसे ही कानों में गुड मॉर्निंग आता है, वह अचानक से हड़बड़ा कर बैठ जाती है, अपने कपड़ों को ठीक करने लग जाती है और अपने बालों को अब हल्का सा बंद की तरह बंद कर लेती है। कमरे में आए कैसे हो, मेरा रूम का डोर तो बंद है। प्यार इंसान से क्या क्या नहीं करवाता, लक्ष्य ने नाटकीय अंदाज में कहा। मतलब खिड़की से। श्वेता की आंखें बड़ी हो गई। तुम खिड़की से आए हो? जी हाँ। तुम पागल हो,
तुम्हारे प्यार में। श्वेता तुरंत तकिया उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया, जिसे लक्ष्य ने हंसते हुए पकड़ लिया। नीचे पूरा परिवार उनकी आवाज़ें सुन रहा था और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ये बहुत दिनों बाद था जब से रोहित उनकी लाइफ से गया था। तब से शांति बनी हुई थी, लेकिन आज पहली बार मल्होत्रा मेंशन में एक किलकारी या हंसी हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस, उधर प्रीति अंदर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अब वह अनिका के बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी, उस गलियारे से होते हुए वहीं वह मुक्ता के बारे में भी सोच रही थी। अगले ही पल प्रीति का दिल आराम से धक धक कर रहा था। वह बिना समय गवाए सीधे ऊपर अनिका के बेडरूम की तरफ भागी। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की सी धूप आ रही थी। अनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। शायद अनिका जब आई उसे दरवाज़ा बंद करना शायद भूल गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह सो नहीं रही थी। अनिका, प्रीति की आवाज़ सुनते ही उसने आंखें खोल ली और अगले ही पल उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। प्रीति, तुम यहाँ? प्रीति तुरंत उसके पास बैठ गई। तुम ठीक हो ना? वह ऑब्जर्वेशन करने लगी, उसकी बॉडी को चेकअप करने लगी। अनिका कुछ नहीं बोली, उसे कुछ समझ नहीं आया। बस अगले ही पल उसने प्रीति का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ प्रीति, तुम क्या हुआ जो इतनी बेचैन क्यों हो? और तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें कैसे हैं? प्रीति समझ गई आज अनिका को किसी सलाह की ज़रूरत नहीं थी, बस किसी अपने की ज़रूरत थी। शायद वो जिस कंडीशन में थी, क्योंकि प्रीति जैसे ही दस्तक करती है अनिका बेड पर नहीं बल्कि बेड से नीचे बेड पर अपनी कमर लगाकर आराम से बैठी थी। अपने पैरों पर पिल्लो लेकर अपनी आंखें अर्ध खुली आंखों से बाहर की तरफ देख रही थी। बस किसी अपने की ज़रूरत है। शायद वह समझ गई अनिका को रोहित की याद आ रही है, इसलिए ही शायद उसने अपने फ़ोन को बंद कर दिया। अब उसके मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई। अनिका ठीक है और घर पर है। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ खामोशी रही। फिर प्रीति धीरे से पूछा, क्या तुम कल कबीर के साथ थी? अनिका तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। प्रीति मुस्कुराई। मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ। अनिका ने उसकी तरफ देखते हुए, ओह, तुम बड़ी हो गई हो, मुझसे पूछ रही हो? इस पर प्रीति ने कहा, दी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कल रात से आपके पास कितने मिस कॉल कर चुकी हूँ आपको पता है? आपने अपना फ़ोन चेक किया? अनिका ने देखा कि उसका फ़ोन चार्जिंग पॉइंट पर अभी तक उसने नहीं लगाया है, कल से ही ऑफ है। तेरे चेहरे पर सब लिखा हुआ है। अनिका ने नज़रें झुका ली। मुझे पता है आपको जीजू की याद आ रही है ना? इस पर अनिका कुछ नहीं कहती। हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है, क्योंकि वह प्रीति को पूरा सच भी तो नहीं बता सकती थी। शायद बचने के लिए यही बहाना काफ़ी था, या ये कहा जाए वह कबीर की हकीकत भी प्रीति को नहीं बता सकती थी। पहली बार उसके चेहरे पर शर्म दिखाई देने लगी, जो किसी लड़की के दिल में प्यार दस्तक देने लगता है। बार बार प्रीति कबीर का नाम ले रही थी। कबीर का नाम जब भी प्रीति की जुबान पर आता, अनिका को रोहित की याद आने लग जाती। शायद प्रीति समझ गई थी, कहीं अनिका दीदी को कबीर सिंह से प्यार तो नहीं हो गया था, क्योंकि उसने फ़ोन करके ऑफिस में सनी से पूछा था। सनी ने सारी अपडेट उसे दे दी थी। मुझे नहीं पता प्रीति, लेकिन जब वो मेरे पास होते हैं सब कुछ आसान लगने लगता है। प्रीति मुस्कुराई। और जब वो दूर होते हैं? अनिका चुप हो गई। यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसके जवाब देने से पहले ही उसका फ़ोन आवाज उठा। प्रीति ने देखा कि फ़ोन राजलक्ष्मी का है। अब उसने राजलक्ष्मी का फ़ोन देखा तो अपनी स्क्रीन से नज़रें टिका ली। अनिका की नज़रें भी अब स्क्रीन की तरफ थी। उसने कहा, क्या हुआ, कुछ बात है? वहीं दूसरी तरफ रात के 2 बजे थी। शहर की चमकती रोशनी के नीचे ऐसी दुनिया भी थी जहां कानून नहीं, जानकारी कई कीमत होती थी। उसी दुनिया के बीचों बीच अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा कैलाश अधिकारी लगातार एक ही नाम देख रहा था, कबीर सिंह। क्योंकि अनिका को उसे ये काम दिए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन उस बारे में उसे कोई भी अपडेट नहीं मिली थी। उसके सामने लगी विशाल स्क्रीन पर दर्जनों डाटा खुले हुए थे। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग, प्राइवेट सर्वर, पुराने फेस और फाइलें, अंडरवर्ल्ड के खुफिया नेटवर्क, यहाँ तक कि ऐसे गुप्त स्रोत भी जिनके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हर जगह एक ही नतीजा आ रहा था, नो रिकॉर्डेड फाउंड।
कैलाश की आंखें सिकुड़ गई थी। ये नाम किसी भूत की तरह उसे लग रहा था। इंसान दुनिया में जन्म लेता है तो कोई न कोई निशान छोड़ता ही है। स्कूल, कॉलेज, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, लाइसेंस, परिवार, दोस्त, दुश्मन। लेकिन कबीर सिंह कुछ भी नहीं है। उसका 10 साल का डाटा है, उससे पहले का जैसे कभी इस दुनिया में था ही नहीं। असंभव। कैलाश बुदबुदाया। तभी उसके सामने भरोसेमंद आदमी राघव का कॉल आया। सर, बोलो, हमें कुछ मिला है आज? कैलाश तुरंत सीधा बैठ गया। क्या? कबीर सिंह का नाम नहीं मिला, लेकिन उसका चेहरा जरूर मिला है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कहाँ? कैलाश की आवाज़ गंभीर हो गई। एक पुराने सीसीटीवी फुटेज के अंदर। कितनी पुरानी है? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, करीब 13 साल पुरानी। कैलाश की आंखों फैल गई। फुटेज भेजो, अभी के अभी। अगले ही क्षण स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। एक धुंधली फुटेज किसी पुराने रेलवे स्टेशन की। लोग इधर उधर घूम रहे थे। फिर अचानक कैमरे के सामने एक लड़का दिखाई दिया, लगभग 18-19 साल का। लेकिन चेहरा बिल्कुल कबीर सिंह जैसा था। एक कदम वैसा ही कद, वैसे ही काटी, ना ज़्यादा ना कम। कैलाश की सांसें धीमी हो गई। ये कैसे हो सकता है? 12 साल पहले का आदमी आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक भी बदलाव नहीं है, ना कोई झुर्री, ना जैसा फेस, जैसे बाल बिल्कुल वैसा ही जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। तभी वीडियो में अचानक कुछ दिखाई देने लगा। कबीर जैसे देखने वाला ये युवक कैमरे की तरफ देखने लगा, सीधा कैमरे की तरफ, और अगले ही पल वीडियो अपने आप बंद हो गई। स्क्रीन काली पड़ गई थी कैलाश की। कमरे की सभी लाइटें अब झपकने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर पूरा सिस्टम बंद हो गया। कैलाश अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसका हाई सिक्योरिटी सर्वर अब भी इस तरह क्रैश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तभी अंधेरे कमरे में एक आवाज़ गूंजी, कुछ सच जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा होता है। कैलाश का दिल जोर से धड़क उठा था। ये आवाज़ फ़ोन से नहीं आई थी, ये आवाज़ उस कमरे के अंदर से आई थी, जो कि जहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरे सब कुछ किसी के अंडर आ चुके थे, सिर्फ एक कंप्यूटर को छोड़कर, जिसकी स्क्रीन ब्लैक थी। लेकिन ये आवाज़ वहीं से आई। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल को निकाल लिया, लेकिन उसे पता नहीं था ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से, कौन है। कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल इमरजेंसी पावर स्टार्ट हो गई। लाइट वापस आ गई थी। कमरा खाली था, कोई नहीं था, लेकिन उसकी स्क्रीन एक नई फाइल खुली हुई थी, जिसे किसी ने अभी अभी अपलोड किया था। फाइल का नाम था कबीर सिंह, डू नॉट ओपन। कैलाश कुछ सेकंड तक उस फाइल को घूरता रहा। उसके वर्षों के अनुभव से उसे चेतावनी दी गई थी, इसे मत खोलो। लेकिन जिज्ञासा डर से कई बड़ी होती है। उसने फाइल की स्क्रीन पर क्लिक कर दिया। फाइल खुल गई थी। अंदर केवल एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो कैलाश अधिकारी, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरी तलाश कर चुके हो। कैलाश के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई सीधा उसे कह रहा है, उसका नाम लेकर। उसने ये जानकारी किसी को नहीं दी, यहाँ तक कि उसने सबसे करीबी लोगों को भी नहीं जानते थे कि वह खुद ये जांच कर रहा है। फिर कबीर सिंह को उसका नाम कैसे पता चला, उस व्यक्ति को? और उससे भी बड़ा सवाल, ये कबीर सिंह इस पूरे समय में उसे देख रहा था। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर कहीं दूर मीलों एक कमरे में बैठा व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसे पता था कि कोई उसके डाटा को हैक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनिका अचानक नींद खुल जाती है, जो कि प्रीति के जाने के बाद वह बेड पर बैठ गई थी, जिसे बैठने के तुरंत बाद लेट गई। लेटने के तुरंत बाद उसकी आंखें बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे कि उसे रोहित की याद आ रही थी, लेकिन अपनी मोम की कई बातें उसे याद आ रही थी। अब अनिका जल्दी से उठती है और वह कबीर सिंह से बात करने के लिए अब अपनी वॉच का प्रयोग करेगी। उसे पता था वह अपने फ़ोन से उसके जरिए बात नहीं कर सकती। पहले वह अपने फ़ोन को चार्जिंग पॉइंट पर लगाती है, जिससे कि कुछ चीज़ों के बारे में पता लग सके। क्योंकि फ्लैशबैक प्रीति जब अनिका से लगातार बातें कर रही थी तो
राजलक्ष्मी की कॉल आ गई थी क्योंकि उसे उससे भी ज़रूरी बात कर रही थी। लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने फ़ोन को साइड से बंद करके अपने पास रख लिया। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। अनिका की आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह प्रीति की बातें सुन तो रही थी मगर जवाब नहीं दे रही थी। प्रीति ने उसे गौर से देखा। अनिका की आंखों में वही खोया हुआ अपनापन जो अक्सर तब दिखाई देता था जब किसी गहरी सोच में डूबी होती है। दीदी, सुन रही हो ना मेरी बात? प्रीति ने प्यार से पूछा, लेकिन अनिका सिर्फ हल्की सी मुस्कान दे रही थी। खिड़की के बाहर देखने लगी थी। प्रीति समझ गई, आज अनिका किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। शायद पिछली रात की घटनाएं, शायद कबीर सिंह के बारे में, शायद कुछ और जिसके बारे में वह किसी से बात ही नहीं करना चाहती। शायद इसलिए अपना फ़ोन को भी ऑफ कर रखा है। प्रीति धीरे से मुस्कुराई। ठीक है दी, आज मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। उसने प्यार से अनिका के हाथ अपने हाथों में लिया। अनिका ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में थकान भी थी और अपनापन भी था। आप बहुत थक गई हो, प्रीति ने धीरे से कहा। शायद रात भर सोई भी नहीं हो, आप थोड़ा आराम कर लो। फिर उसने अनिका को आराम से तकिए पर लेटा दिया, उसके ऊपर चादर ठीक से कर दी। जब आपकी नींद पूरी हो जाए ना तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर कर लेना। अनिका ने हल्के से सिर हिला दिया और मुस्कुराई। हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगी थी। प्रीति उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो पिछले कई सालों से कहीं खो गई थी। शायद यही बात प्रीति को सोचने पर मजबूर कर रही थी। कमरे से बाहर निकलते ही प्रीति एकदम अचानक से धीमे पड़ गई। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में दीदी को कबीर सिंह से प्यार हो गया है? ये सोचकर वह खुद भी हैरान हो गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों में, दीदी की आंखों में देखा था रोहित के जाने के बाद अनिका किस तरह टूट गई थी। रोहित सिर्फ अनिका का प्यार नहीं था, वह उसकी पूरी दुनिया थी, उसका सपना था, उसकी ताकत थी, उसकी खुशी थी, उसकी ज़िंदगी थी, सब कुछ। रोहित के जाने के बाद अनिका खुद को पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले जैसी हंसती नहीं थी, बातें नहीं करती थी ज़्यादा किसी से, पहले जैसा खुलकर बातें नहीं कर रही थी। उसकी मुस्कान भी जैसे सीमित थी। लेकिन प्रीति अब रेलिंग के पास खड़ी होकर सोचने लगी। मुझे आज भी याद है, रोहित का नाम सुनते ही अनिका की आंखें भर आती थी। वह पूरी ही रात जागती रहती थी, कई बार रोते रोते सो भी जाती थी और कई बार बिल्कुल सोती ही नहीं थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, आज उसकी आंखें फिर से वही चमक लौट आई है। प्रीति के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे जवाब पता था, कबीर सिंह। शायद कबीर ने ही अनिका के दिल में रोहित की जगह नहीं ली है, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। रोहित भी उन्हीं लोगों में से एक था, लेकिन कबीर ने उसी खालीपन को थोड़ा सा कम जरूर किया था। प्रीति को काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्रीति ने कई बार नोटिस किया था, जब भी कबीर आसपास होता अनिका का चेहरा बदल जाता, उसकी आंखों में डर कम होता, उसकी आवाज़ में सुकून ज़्यादा होता और सबसे बड़ी बात, उसकी मुस्कान असली लगने लगती। प्रीति आंखें नम हो गई। वह धीरे से बुदबुदाई, रोहित जीजू की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है। कबीर सिंह दीदी के टूटे हुए दिल को फिर से जीना सिखा सकते हैं। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। उसे कुछ याद आया। अनिका की जिंदगी, उसके दुश्मन, उसके चारों तरफ मंडराते खतरे, वो लोग जो सामने दोस्त बनकर रहते हैं और पीछे से वार भी कर सकते हैं, वो दुश्मन जिनके बारे में पता भी नहीं है, जो घर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। प्रीति ने गहरी सांस ली। दीदी अकेली नहीं लड़ सकती। अब कितने दिनों बाद अनिका हर लड़ाई अकेली लड़ती आई है, हर दर्द अकेले सह रही है, हर मुश्किल का सामना अकेले कर रही है और आगे भी करना है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उसके दुश्मन पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। शायद शांत बैठे हैं, शायद अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और दीदी अब अकेली हैं। तभी प्रीति के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आई। शायद भगवान ने कबीर सिंह को इसीलिए भेजा है। वह सिर्फ एक दोस्त नहीं, सिर्फ एक हमदर्द नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है, जो बिना किसी स्वार्थ के हर वक्त अनिका के साथ खड़ा रहता है। शायद प्रीति ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वो रोहित जीजू की जगह कभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अनिका की ज़िंदगी में नई खुशियाँ जरूर ला सकते हैं। उसे याद आया जब कबीर अनिका को देखता है। धीरे धीरे करके प्रीति को एक एक शब्द याद आने लगे। भगवान, इस बार मेरी दीदी से उनकी खुशियाँ मत छीनना। और फिर वह धीरे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
बिना ये जाने कि आने वाले दिनों में अनिका और कबीर की ज़िंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके रिश्ते की परीक्षा भी लेगा। वहीं अब अनिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और दूसरी तरफ प्रीति भी। अब वह अपने कदम बाहर की तरफ तेज कर देती है, क्योंकि वह राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल छोड़कर ही घर के लिए आई थी, ताकि वह अनिका से पूछ सके। और शायद राजलक्ष्मी को भी अनिका की फिक्र हो रही थी, क्योंकि काफ़ी बार वो भी कॉल कर चुकी थी। शायद प्रीति का कॉल ना उठाए या प्रीति की कॉल ना लग रही हो, इसलिए उसने डॉक्टर अमृता के नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन फिर से दूसरी तरफ से फ़ोन ऑफ आ रहा था। इसलिए बाहर मारवा हाउस से बाहर निकलकर प्रीति राजलक्ष्मी के पास कॉल लगाती है और उससे बातें करने लग जाती है। उसे सारी सिचुएशन अच्छे से बयां करती है और सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ से भी राजलक्ष्मी के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बाकी का न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।